कई बार हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। महिलाएं हैं, उनको कम हार्ट अटैक आता है पुरुषों से। मंडे को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये अकेले मत देखिए, अपनी फैमिलीज़ को भी दिखाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक की, एक ऐसा टॉपिक जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद हम हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए भी देख रहे हैं। और कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं बताना चाहता हूँ कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो इंडिया में होती हैं वो हार्ट अटैक की या फिर हार्ट डिजीज़ की वजह से होती है। तो ये नंबर ही अपने आप में काफ़ी डरा देने वाला है। अगर इतना इंपॉर्टेंट है ये हार्ट की डिजीज़, तो क्यों हम इसको क्योर नहीं कर रहे हैं या फिर क्यों हम स्टेप्स नहीं ले रहे हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सम्राट, जो कि कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में कार्डियोलॉजी की, एंड कई सारे पेशेंट्स को उन्होंने हेल्प किया है एक हेल्दी लाइफ देने को। वेलकम डॉक्टर सिद्धार्थ। थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे शो में आज। थैंक यू। और आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो कि हमारे ऑडियंस को पता चले कि हम क्यों और कैसे हमारा हार्ट हेल्दी रह सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बड़ा हाइप टर्म है हार्ट अटैक। आजकल हर कोई बोलता है मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, ये मेरा हार्ट तो सही है। तो आप बताएंगे कि ये हार्ट अटैक होता कैसे है? तो सबसे पहले दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सम्राट न्यूमेड हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, नोएडा, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक पूरे टाइम बीट कर रहा होता है। तो हार्ट अटैक का मैं लिटरल मीनिंग बताऊँगा सीधे अर्थों में, कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। हार्ट को भी बीट करने के लिए कुछ ब्लड सप्लाई एनर्जी चाहिए होता है। तो वो ब्लड सप्लाई कुछ आर्टरीज के द्वारा, कुछ नसों के द्वारा होता है। तो अगर उस नसों में ब्लॉकेज आ जाए तो हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो जैसे ही हार्ट की ब्लड सप्लाई रुकती है तो उस एरिया में डेथ, मसल्स होती है, वो डेथ होने लगती है मसल्स को, तो हमें पेन होता है। तो सीधे अर्थों में ये कहा जाए, हार्ट अटैक मतलब है ब्लड सप्लाई जो हार्ट की हो रही है उनकी नसों में ब्लॉकेज आ जाना, जिसके कारण हमें पेन होता है। तो ये हार्ट अटैक से हम कहते हैं। तो कब ये जो हार्ट अटैक में जब पेन होता है, कब हमें ये मान लेना चाहिए कि ये एक सेवर हार्ट अटैक है जिससे अब हमें जो बोलते हैं कि स्टंट डालना पड़ेगा, वो स्टंट डालना ही पड़ेगा? तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको चेस्ट पेन है जो कि आपको परसिस्ट कर रहा है 10 मिनट से ज़्यादा, 20 मिनट से ज़्यादा, और दवाई लेने के बाद थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, जैसे कि सॉर्बिट्रेट लेते हैं लोग घरों में, और फिर से पेन होना शुरू हो गया है, और आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है, साथ में आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी थी, या आपको मोटापा है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, या फिर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो आपको पेन हो रहा है वो हार्ट अटैक के कारण हो रहा है। तो ऐसे में आप इग्नोर ना करें, अस्पताल जाएं। अब आगे हम इसमें स्टेंट डालना है या क्या करना है, ये डिसीजन हम लोग फर्दर एंजियोग्राफी करते हैं। पहले तो हम लोग ईसीजी सबसे पहले करते हैं, इको करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, वो होता है, वो करके देखते हैं कि हार्ट अटैक रियली में है या नहीं। अगर डॉक्टर्स को ये लगता है कि रियली में हार्ट अटैक का ही पेन है, जो पेन के कैरेक्टर से पहचानते हैं, और जो ईसीजी को कराते हैं, जब ब्लॉकेज हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं, तो अगर ब्लॉकेज का परसेंटेज ज़्यादा होता है, सपोज दैट हार्ट अटैक के कारण ब्लॉकेज जो आई है 30% ब्लॉकेज है, 40%, तो ऐसे पेशेंट्स में स्टेंट नहीं डालते हैं। 70% से ज़्यादा अगर ब्लॉकेज हम लोग किसी आर्टरी में होती है तो ऐसे आर्टरीज में स्टेंट डालने की ज़रूरत होती है। तो ये परसेंटेज याद रखिए, जो अमूमन हम लोग डेली सुनते हैं कि हार्ट अटैक आया 100%, अगर 100% ब्लॉकेज है तो उसे स्टेंट डालनी पड़ती है। मोटी मोटी सीधे अर्थों में कहूँगा, 70% से नीचे यूजुअली हम लोग दवाइयों से ठीक करते हैं। 70% से ज़्यादा हो हार्ट में ब्लॉकेज तो उस आर्टरी को खोलने के लिए स्टेंट डालना पड़ता है। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि हार्ट अटैक और जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स आजकल काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि हम जंक फूड बहुत खाते हैं, खासकर मेट्रो सिटीज़ में। जब हम जंक फूड खाते हैं काफ़ी, तो हमें गैस की प्रॉब्लम होती है और कभी कभी उससे भी हमारे हार्ट की तरफ या लेफ्ट साइड पेन होता है। अब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये हार्ट पेन है या फिर ये गैस का पेन है। हम काफ़ी डरे हुए रहते हैं कि यार ये कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया हमें। तो क्या कुछ ऐसा मेथड है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये? तो मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लोग इग्नोर करते हैं कि ये हार्ट का पेन है या गैस्ट्रिक पेन है।
मैं आज बताना चाहूँगा कि हमारे सोसाइटी में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर आपको लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन हो रही है तो ये पेन हार्ट डिजीज़ के कारण है या फिर गैस्ट्रिक पेन है, और हम लोग बहुत ही कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आज मैं सीधे शब्दों में बताना चाहूँगा कि अगर आपकी एज 40 साल से एबव है और साथ में कोई रिस्क फैक्टर है लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या आपके फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी थी, या स्मोकिंग या अल्कोहल आप करते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि ये पेन जो आपको हो रहा है मोस्ट लाइकली हार्ट डिजीज़ के कारण है। अब इसके कुछ हार्ट डिजीज़ के कारण जो पेन होते हैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ का पेन होगा वो यूजुअली शोल्डर की तरफ जाएगा, वो हाथों में रेडिएट करेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, साथ में ये पेन जबड़े में जा सकता है। और जब जब हम कोई एक्सर्शन करेंगे, जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं या कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं या कुछ गेम खेल रहे हैं, तो ये पेन बढ़ेगा। इसके अलावा कोई भी इमोशनल स्ट्रेस होगा कभी भी हमें, तब भी ये पेन बढ़ जाएगा। जबकि जो गैस्ट्रिक पेन होता है उसका इस तरह से कोई रिलेशन नहीं होता है कि जब हम एक्सर्शन करते हैं तो ये पेन बढ़ेगा, या रेडिएशन हाथों की तरफ नहीं होगा। वो पेन गैस्ट्रिक का पेन है, वो कभी जबड़े की तरफ नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। स्टिल आप कन्फ्यूज्ड हैं तो मैं बेस्ट कहूँगा आप एक अपने अच्छे फिजिशियन के पास जाइए, एक ईसीजी कराइए, हो सके तो इको या टीएमटी जैसा वो कहते हैं वो कराइए। इससे आप काफ़ी हद तक रोल आउट कर लेंगे कि ये पेन जो है हार्ट के कारण है या गैस्ट्रिक पेन है। अच्छा, आपने अभी एक बात बोली कि 40 ईयर से अगर आप ज़्यादा हो तो ये कराइए। तो क्या एज भी कोई फैक्टर है इस चीज़ के लिए कि इस एज के लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी है, या इस जेंडर को ज़्यादा पॉसिबिलिटी है? हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली हमारे देश में जो है हार्ट अटैक के मामले जो हैं यूजुअली 50 साल से कम में भी बहुत होने लगे हैं। जो वेस्टर्न कंट्री में है यूजुअली हार्ट डिजीज़ के मामले जो हैं ना 60 साल के बाद होते हैं। तो और 40 से 50 एज के ग्रुप में हमारे यहाँ इंडिया में बहुत पेशेंट्स हार्ट के आते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि 40 साल के एज वाले से ऊपर वालों में अगर हार्ट पेन हो रहा है तो लास्ट जो मोर लाइकली है ये पेन का पैटर्न है वो हार्ट के कारण होगा। जो 40 साल से कम एज के ग्रुप में है उनमें अगर कोई रिस्क फैक्टर पहले से प्रेजेंट है, जैसे कि यंग हाइपरटेंसिव है या क्रोनिक स्मोकर है, तब तो हार्ट डिजीज़ के चांसेस उनमें हो सकता है। लेकिन अगर उनकी एज 40 साल से कम है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ना ही उनको ओबेसिटी है, ना ही कोई हाइपरटेंशन डायबिटीज़ है, ना ही कोई स्मोकिंग अल्कोहल की हैबिट है, ना कोई फैमिली मेम्बर में है, तो ऐसे लोगों में इसके चांसेस कम है कि वो पेन है जो हार्ट डिजीज़ के कारण है। वैसे पेशेंट्स में हम लोग मान के चलते हैं कि वो हार्ट डिजीज़ के कारण नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 40 साल से कम में भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है पेन का कैरेक्टर भी कैसा है। कई बार हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, 15 साल के बच्चे को। ये सब क्या है? क्योंकि उनकी तो अभी हैबिट्स भी ऐसे नहीं बनी है। बेसिकली जो आप सुनते हैं 10 साल या 15 साल हार्ट अटैक आ गई है, वो हार्ट अटैक नहीं होता है। बेसिकली एक टर्म होती है वायरल मायोकार्डाइटिस, जो यूजुअली वायरल इन्फेक्शन, जैसे किसी को बुखार हुआ या निमोनिया हो गया जो किसी वायरस के कारण हो गया, जैसे कॉक्साकी वायरस है। कुछ वायरसेस होते हैं जो लंग के साथ साथ हमारे बॉडी के साथ साथ हार्ट को भी अफेक्ट करते हैं। इसमें हार्ट की मसल्स वीक हो जाती है, जिनके कारण उनकी सांस फूलती है और पेन होता है, जिन्हें पेरिकार्डाइटिस भी बोलते हैं। तो बेसिकली वायरल मायोकार्डाइटिस वो होता है, वो हार्ट अटैक नहीं होता है। लेकिन हम लोग जनरल टर्म में उसे न्यूज़ चैनल वगैरह में या फिर कहीं पे हम लोग सुन लेते हैं कि वो हार्ट अटैक आ गया है। यूजुअली वो हार्ट अटैक नहीं होता है, तो वायरल मायोकार्डाइटिस होता है, इसके कारण हार्ट की मसल्स वीक हो जाती है थोड़ी। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें ट्रीटमेंट देना होता है, एंटीवायरल और स्टेरॉइड्स देते हैं। क्या ये सच है कि जो महिलाएं हैं उनको कम हार्ट अटैक आता है पुरुषों से? एक्चुअली जो महिलाएं हैं जब तक मीनोपॉज उनका नहीं होता है तब तक उनको हार्ट का डिजीज का रिस्क कम होता है। 40-45 ईयर तक यूजुअली महिलाओं में हार्ट अटैक कम होता है, बट जैसे ही उनका मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद उनमें हार्ट अटैक का रिस्क इवन मेल से ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं 40 से 45 साल के एज में हार्ट अटैक जो आते हैं वो पुरुषों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन 50 साल या उसके बाद वालों में हम लोग देखते हैं फीमेल में भी इवन ऑलमोस्ट बराबर या फिर इवन ज़्यादा होने लगता है हार्ट अटैक। तो ऐसा नहीं है, दोनों में है, बट डिपेंड करता है आपका एज क्या है। तो एज कम है तो रिस्क कम है फीमेल में, एज ज़्यादा है तो फीमेल में रिस्क बढ़ जाता है। तो कई सारे फैक्टर्स जब ये हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हमको बताए जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार जंक फूड खा रहे हैं, कुछ बोलते हैं स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं। और मेजरली जब हम मेडिकल साइंस की बात करें तो लोग सबसे पहले हमारा एक टेस्ट करवाते हैं, या हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स जो भी रिकमेंड करते हैं वो हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये दो चीज़ें ज़रूर चेक करते हैं। एंड हम भी इसको काफ़ी, जो फूड कंपनीज हैं ये भी बड़ा मार्केट करती हैं कि 0% कोलेस्ट्रॉल,
कि अपने आप को ये दिखाने के लिए कि इससे आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होगी। बट आपको लगता है कि सिर्फ यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके लिए? तो मैं बताना चाहूँगा सर्व श्रोताओं को कि हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर हैं उसमें 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में क्या-क्या आते हैं? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, जंक फूड लेना एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इसके अलावा सीकेडी की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी एज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ते जाते हैं। तो कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल। तो जो कि रिस्क फैक्टर जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उससे तो आपको कंट्रोल रखना ही रखना है। आपको उसको कोशिश करना है कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो HbA1c आपका 6.5 से कम रहे। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रहे। उसके अलावा आपको लाइफस्टाइल ऐसा रखना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कम से कम रखना है। आपको 30 मिनट पर डे एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक एरोबिक एक्सरसाइज करना है। मैं एरोबिक एक्सरसाइज कह रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना है। अगर आप कोई ऐसा जॉब नहीं है जिसमें कि आपको हैवी वेट उठाने की ज़रूरत है तो आप अवॉइड करें, बेस्ट होगा आपके लिए एरोबिक एक्सरसाइज करें। तो जैसा आप पूछ रहे थे हमसे कि कोलेस्ट्रॉल क्या एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, तो मैं बताऊंगा कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी हार्ट की नसों में एक प्लाक की तरफ फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। वो प्लाक जो है धीरे धीरे हार्ट के जो आर्टरीज होती है उनकी नरोइंग करवाता है। तो अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम लोग HDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड भी बैड कोलेस्ट्रॉल में ही आता है। तो इनका लेवल अगर आपका कंट्रोल्ड नहीं है तो आपको रिस्क बढ़ जाती है कि जो आपकी वेसल्स के अंदर जो प्लाक बनेंगे, जो नैरोइंग होगी वो ज़्यादा तेज़ी से होगा और आपके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो आपको ये कुछ नंबर्स मैं यहाँ बताना चाहूँगा श्रोताओं को जो याद रखना है। जो LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारे सीरम में या ब्लड में 100 से कम होना चाहिए अगर आपके पास माइल्ड या मॉडरेट रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगर आपके हाई रिस्क कैटेगरी में है, जैसे कि आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, या एक्सट्रीमली हाई रिस्क में है जैसे कि पहले से हार्ट अटैक आ चुके हैं या फैमिली हिस्ट्री है कोई हार्ट डिजीज की, तो ऐसे में आपका LDL कोलेस्ट्रॉल जो है कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी वैल्यू 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो कुछ नंबर्स याद रखना है। LDL अगर माइल्ड टू मॉडरेट रिस्क फैक्टर है तो 100, और अगर हाई रिस्क फैक्टर या एक्सट्रीमली हाई रिस्क फैक्टर है आपके बॉडी में तो आपको 70 से कम रखने हैं। तो एक मैं कहना चाहूँगा आपको कोलेस्ट्रॉल जितना कम से कम खाएं, जंक फूड अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, इसमें भी कई थ्योरीज हमें सुनाई देती हैं कि कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड है, दिस इज़ वन, बट कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अगर अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लें, अपना हैबिट्स ठीक कर लें, फूड हैबिट्स, तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर उनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हाई है फॉर वट एवर रीज़न, हो सकता है वो जेनेटिक हो सकता है उन्होंने अपने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा जंक फूड खाया हो, तो क्या उन्हें मेडिसिन लगातार लेनी चाहिए या फिर मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है इसमें? तो मैं बताना चाहूँगा कुछ लोग तो लीन थीन होते हैं, हमारे पास आते हैं बिल्कुल जिनका बॉडी वेट ज़्यादा हैवी नहीं है और ना ही उनको ओबेसिटी है, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो हो सकता है कि उनको फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरेमिया हो। तो ऐसे पेशेंट जिनको फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरेमिया है उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पर रखना होता है ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर वो लीन थीन हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और उनका कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देने के बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो गया है, तो हम लोग यूजुअली ट्रायल देकर देखते हैं कि मेडिसिन कम करने के बाद वो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ वो मेंटेन रहता है कि नहीं। अगर वो हम लोग मेडिसिन कम करते हैं और वो अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखकर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो डिजायर्ड है, जो मैंने बताया LDL लेवल 100 से कम होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से कम होनी चाहिए, वो अचीव कर लेते हैं और वो मेंटेन करते हैं वो लो डोज मेडिसिन पे या इवन आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिसिन, देन हम लोग उनको मेडिसिन नहीं बोलते हैं लेने के लिए। लेकिन अगर हमने मेडिसिन का कम किया और फिर से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया या वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आइदर बिकॉज ऑफ उनका बैड लाइफ स्टाइल है या बैड हैबिट्स है फूड का, उसके कारण, तो वैसे में आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन रेगुलर लेना पड़ेगा। तो इन नट्स में कहना चाहूँगा
आपको जैसे भी हो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रखना है, आइदर मेडिसिन या फिर लाइफ स्टाइल के थ्रू। लेकिन अगर फेमिलियर है तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है। ओके, तो क्या ऐसा कोई फैक्टर है जिससे कि आपने पहले ब्लॉकेज की बात की थी यस। कि ब्लॉकेज जब होने लगती है हमारी, वो कुछ पहले 10% होती होगी, फिर 20%, फिर 40%, एंड देन एक वो लेवल आता होगा जब हमें हार्ट अटैक आता है, यस। और फिर कोलैप्स भी हो सकता है कोई, या फिर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, वो एक अलग टॉपिक है। बट क्या इसे हम पहले से पता लगा सकते हैं इस चीज़ का कि यार कब हमें कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है? तो मैं कहना चाहूँगा, जो आप जैसे बताया कि ब्लॉकेज स्टार्ट एक दिन सडनली तो नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब हम जन्म लेते हैं उसके साथ ही हमारे आर्टरीज में थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, जन्म के साथ ही। जैसे हमने खाना शुरू किया, टॉप फीड शुरू किया, तो ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, बट वो परसेंटेज 1 to 2% होती है, जिससे कोई सिम्टम नहीं होता है। तो सिम्टम कब होते हैं ब्लॉकेज के कारण? तो अगर आपकी कोई भी आर्टरीज है उसमें 50% ब्लॉकेज होती है, उसके बाद ही सिम्टम शुरू होते हैं। अप टू 50% आपको कोई सिम्टम नहीं होंगे। क्या सिम्टम होंगे? अगर आपकी कोई आर्टरीज में 50% ब्लॉकेज हो चुकी है हार्ट के अंदर, तो जब भी आप कोई एक्सर्शन का काम करेंगे जिसमें कि आपको एफर्ट ज़्यादा देना है, एक्सर्शन करना है, जैसे कि आपको रनिंग करना है या स्टेयर्स चढ़ना है या कोई वेट उठाना है, तो आपको चेस्ट पेन शुरू होगा या फिर आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। ये दोनों सिम्टम्स आ रहे हैं, और अगर कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे कि हीमोग्लोबिन आपका ठीक है, कोई और बीमारी नहीं है, आपको ओबेसिटी नहीं है, शुगर कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है मोस्ट लाइकली आपको हार्ट में कुछ ना कुछ परसेंटेज ब्लॉकेज हो चुका है। परसेंटेज ब्लॉकेज का एग्जैक्टली पता कैसे करना है, ये आप पूछ रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। तो परसेंटेज ब्लॉकेज पता करने के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो होते हैं कि इन्वेसिव एंजियोग्राफी, जिसको कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं, एक होता है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। इन दोनों बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि आपकी आर्टरीज में कितना परसेंट ब्लॉकेज है। ये जो आपने दो मेथड्स बताए, एक यस। मेथड तो पुराना मेथड है जिसको हम सभी जानते हैं कि एंजियोग्राफी जिसे बोलते हैं यस। लेमन टर्म में। दूसरा आपने बताया सीटी एंजियोग्राफी। कोरोनरी। यस। तो ये इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें क्या ये सीटी स्कैन की तरह होता है या फिर एक्सरे की तरह होता है? मैं बताना चाहूँगा, ये जो सिटी एंजियोग्राफी और नॉर्मल इन्वेसिव एंजियोग्राफी होती है, दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो सिटी एंजियोग्राफी जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिटी स्कैन के अंदर ही आप, जैसे सिटी स्कैन होती है उस तरह से आपको अंदर जाना होता है, और हम हाथ की नसों से, जैसे कैनुला होती है उसके थ्रू कुछ डाई होती है, कॉन्ट्रास्ट होता है, वो डालते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और हार्ट की जो आर्टरीज होती है उस आर्टरीज को हम स्कैन करते हैं उस डाई डालने के बाद, और हम जहाँ पे ब्लॉकेज होगी वहाँ पे उसकी जो डाई की कॉन्ट्रास्ट की थिकनेस होगी वो कम होगी, तो उसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि कितना परसेंट ब्लॉकेज है। जो इन्वेसिव एंजियोग्राफी होती है उसमें हम लोग एक पतली ट्यूब के थ्रू, पतली ट्यूब के थ्रू हार्ट के अंदर जाते हैं। वो या तो हाथ से जा सकते हैं या पैर की नसों से जा सकते हैं, और वो हार्ट के अंदर जा कर के डाई डालते हैं और देखते हैं कितना परसेंट ब्लॉकेज है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि जो सिटी एंजियोग्राफी है, हम लोग जो हाई रिस्क पेशेंट है या लो रिस्क पेशेंट है उसमें हम लोग नहीं करते हैं। जो इंटरमीडिएट रिस्क है, जिनको मीडियम रिस्क है, जो मीडियम रिस्क के पेशेंट हैं, उनमें हम लोग सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जहाँ पे हम लोग सिटी एंजियोग्राफी अवॉइड करते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट बहुत ओबेस है, बहुत मोटा है, तो ओबेस पेशेंट में हम लोग सिटी एंजियोग्राफी अवॉइड करते हैं। जिस किसी का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, हार्ट रेट कंट्रोल्ड नहीं है, उसमें हम लोग सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी अवॉइड करते हैं। किसी का एज बहुत ज़्यादा है, 55 साल 60 साल है, जिनमें कि कोरोनरी आर्टरी में कैल्सिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होगा, उसमें सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी अवॉइड करते हैं। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर है। जो अपने सांस नहीं रोक सकते हैं उनमें, जैसे कि बहुत ओबेस पेशेंट है जो अपना सांस भी नहीं रोक पाएंगे सही से, और उनकी हार्ट रेट बहुत बढ़े हुए है, तो उसमें जो रिपोर्ट्स आएंगे सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का, वो एक्यूरेट नहीं होगा और उसमें एक्यूरेसी कम होगी। तो ऐसे पेशेंट्स में जिसमें हाई रिस्क है, जो ओबेस हैं, जिनमें कैल्सिफिकेशंस कोरोनरी आर्टरी में बहुत ज़्यादा है, वैसे पेशेंट्स में हम लोग इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं करने के लिए। आजकल कई सारी जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, यस। वो अपनी वॉचेस लॉन्च कर रही हैं और बोलते हैं कि हम इसी से ईसीजी कर देंगे, इसी से ब्लड प्रेशर नाप लेंगे। तो क्या ये कितना परसेंट तक सही है? क्योंकि काफ़ी ऐसे रिपोर्ट्स आई थी कि 90-95% जो ये वॉचेस हैं ये गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो क्या हमें रिलाई करना चाहिए इन वॉचेस पे, खासकर जब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की? तो क्या इन पे रिलाई करना चाहिए या फिर हमें इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए?
तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि आज जो कुछ कंपनी है जो कुछ वॉच बनाए हैं उसमें हम लोग ईसीजी मॉनिटरिंग देख सकते हैं। उसमें हम लोग नॉर्मली ईसीजी होता है उसमें 12 लीड्स होते हैं, तो इसमें लेकिन जो ईसीजी होते हैं 1 या 2 लीड्स कहीं वो करती हैं और उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि मिनिमम हार्ट रेट कितना जा रहा है, मैक्सिमम हार्ट रेट कितना जा रहा है, कहीं आपका हार्ट रेट इरेगुलर तो नहीं है, क्योंकि वो 24 आवर रिकॉर्डिंग कर रही होती है, तो वो ये डाटा आपको मिल जाएगा। और उसमें कुछ ट्रिगर्स पॉइंट होते हैं, अलार्म होते हैं, जैसे ही आपकी हार्ट रेट आपने सेट किया कि मेरा हार्ट रेट 180 से ज़्यादा जाएगा तो मुझे वो अलार्म दे देगा, या हार्ट रेट आपकी 30 या 40 से कम जाएगी तो अलार्म दे देगा, या हार्ट रेट आपकी इरेगुलर हो गई सडनली तो आपको अलार्म दे देगा। तो आपको बेसिकली एक ये है, एक पॉइंटर की तरह है कि आपको कोई डिजीज है, जैसे अरिदमिया है जिसमें कि हार्ट रेट इरेगुलर होता है, तो एक तरफ पॉइंटर की तरह काम करेगा कि कभी भी एक वार्निंग आपको आएगा तो उसके आप अलर्ट हो गए कि नहीं मेरा हार्ट रेट कभी इरेगुलर हुआ है या कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो आपको उस अलर्ट के बेसिस पे आप इमीडिएट मेडिकल अटेंशन अवेल कर सकें, ताकि आप डॉक्टर्स के पास जाएं और उसको डिटेल स्टडी करें, ईसीजी प्रॉपर कराएं, एक होल्टर स्टडी करके देखें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। नेचुरली नहीं हुआ है तो वो आपके लिए हानिकारक है एनी हाउ। पैकेज फूड मत लो, इनडायरेक्टली आप याद करो पैकेज वाले नहीं लेना चाहिए, कोई भी अगर अनपैकेज्ड है फूड तो वो अच्छा है। अच्छा, एक और थ्योरी जो मैं काफ़ी सुनता हूँ वो ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका सोर्स सिर्फ एनिमल फूड है। तो अगर मैं ये सुनता हूँ कि अगर आपने एनिमल फूड जो कि चिकन, मटन या फिर मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स अगर आपने ये छोड़ दिए, वीगनिज्म में आ गए बेसिकली, तो आपके पास आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं आ सकता। क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर आप वेगन भी हैं, अगर आप ऑयल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल है या कोई भी ऑयल है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो जैसे पाम ऑयल की मैं बात करूं, पाम ऑयल तो वेगन है, बट पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है और इंडिया वर्ल्ड में बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। आप कोई भी पैकेज फूड ले लो, बिस्किट ले लो, चॉकलेट ले लो, कोई भी मार्केट से ले लो, आप उसका देख लो इंग्रेडिएंट्स क्या है, पढ़कर आप देखो, उसमें पाम ऑयल लिखा हुआ मिलेगा। तो पाम ऑयल इतना ज़्यादा यूज हो रहा है जो कि उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, तो आप वो ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो आपको सैचुरेटेड फैट बढ़ेगा और वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये बिल्कुल मिथ है। इम्पॉर्टेंट है आप किस तरह का फैट ले रहे हो, उसका क्वालिटी क्या है और कितना अमाउंट में ले रहे हो। वेगन और नॉन वेगन से कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो नॉन वेगन जो आप कह रहे हो जो कि एनिमल प्रोडक्ट है उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर हम एनिमल फूड और ऑयल को कुछ टाइम के लिए सोचते हैं कि हम ये नहीं इनटेक करेंगे, तो क्या हमारी हेल्थ पे, हार्ट हेल्थ पे, जो हेल्दी हार्ट की हम बात करते हैं आजकल, उस पर कुछ इम्पैक्ट आएगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा? इसके लिए इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, बट कुछ रिसर्च हैं, जैसे कि कुछ रिसर्च यूएस में हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने ये प्रूव किया है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट्स जो प्रोटीन आ रहे हैं या उससे जो फैट आ रहे हैं वो प्लाक फॉर्मेशन में ज़्यादा डेंजरस है, उनसे प्लाक का निर्माण होने का, ब्लॉकेज होने का संभावना बढ़ जाता है। वेजिटेरियन डाइट में आप कह रहे हैं? नहीं, वेजिटेरियंस में कम है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन, बट अभी ये प्रूवन हमारे कंट्री से ऐसी स्टडी नहीं आई है, बट फॉरेन से कुछ यूएस में कुछ स्टडी जैसी हुई है जिसमें देखा गया है कि सैचुरेटेड फैट उसमें ज़्यादा होता है नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में, जो कि प्लाक फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी में या हार्ट में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ती है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो में अभी देख रहा था कि डॉक्टर श्रीराम नेने का, जिसमें उन्होंने बताया कि मंडे को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं कंपेरेटिवली। ये फैक्ट है, ये तो बिल्कुल सही उन्होंने बोला है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। इवन मंडे में भी मॉर्निंग टाइम में हार्ट अटैक आता है, मैं प्रिसाइजली आपको कहूँगा, क्योंकि सैटरडे संडे का ऑफ के बाद आपके पास मंडे को सडनली ब्लड प्रेशर लोड होता है कि आपको हार्ट अटैक आता क्यों है, तो हार्ट रेट आपका बढ़ा हुआ है, सडनली आप स्ट्रेस में हो, तो कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो आपको जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज करवाता है या प्लाक इरोजन कराता है, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड ये होता है और यूजुअली मंडे मॉर्निंग में ज़्यादा कॉमन है। तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो, क्या इसमें सीजनैलिटी भी होती है कि अभी फॉर एग्जांपल मॉनसून है या फिर समर्स हैं या फिर विंटर्स हैं? कभी मैंने पर्सनली ये कई बार सुना है कि विंटर्स आएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा एंड हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है। क्या ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है, आप ये तो फैक्ट है कि जैसे ही विंटर आती है हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं और इसके अलावा स्ट्रोक के भी मामले बढ़ जाते हैं। इसके लिए विंटर में क्या होता है, हमारी खून की जो आर्टरी होती है, खून की नसें वो सिकुड़ जाती है, और जिसके कारण अगर पहले से नर्विंग 50% था और सिकुड़ गई
तो उसमें ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। तो विंटर्स में ज़्यादा कॉमन है, हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं और स्ट्रोक के भी मामले बढ़ जाते हैं। और जब हार्ट जो आर्टरी सिकुड़ती है तो ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल हो जाता है। तो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी बहुत आते हैं, हार्ट अटैक के भी विंटर्स में कॉमनली आते हैं। तो करंटली मॉनसून चल रहा है, Yes. इसमें क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकें? करेंटली अभी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हार्ट फेल्यूर के भी आ रहे हैं, और हार्ट फेल्यूर के पेशेंट्स जो आ रहे हैं मोस्टली चेस्ट में इन्फेक्शन के बाद आ रहे हैं। सपोज दैट किसी की हार्ट की पंपिंग कम थी, नॉर्मल हार्ट की पंपिंग जो होती है 55-60% होती है, और उनकी पहले से हार्ट की कोई प्रॉब्लम था जिसके कारण उनकी हार्ट की पंपिंग 40% थी, 30% थी, और उनको कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो गया सपोज दैट बिकॉज ऑफ मानसून। चेस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, निमोनिया हो जाता है, वायरल निमोनिया कॉमनली होता है Okay. लोगों में। तो जैसे ही आपका निमोनिया वगैरह होती है तो हार्ट फेल्यूर के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। Oh. तो आपको ये है कि आप मौसम चेंज हो रहा है, मानसून है, तो आपको बारिश से बचना है कि आप भीग ना जाएं, और आपको कोशिश करना है कि इन्फेक्शन अगर हो निमोनिया वगैरह का, चेस्ट सिम्टम हो, तो उसको एग्रीवेट ना होने दें ताकि आपके हार्ट फेल्यूर के सिम्टम्स एग्रीवेट ना हो जाए। अच्छा, एक चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, उसको दोबारा से थोड़ा, उसमें एक डाउट है मेरा। मेडिसिन जब ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, आपने कहा कि पूरे लाइफ टाइम भी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको मेडिसिन लेते रहना पड़ेगा, राइट। तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है हमारे बाकी ऑर्गन्स पे भी? बेसिकली स्टार्टिंग में कुछ पेशेंट्स होते हैं, 1% पेशेंट्स होते हैं जिनको मसल्स पेन होता है किसी किसी को, तो उनको हम लोग मेडिसिन चेंज करते हैं जो इंटॉलरेंट होते हैं। बट 99% पेशेंट्स में यूजुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और वो वेल टॉलरेट करते हैं। आप इमेजिन करो किसी को हार्ट अटैक की पेशेंट से 55 ईयर एज में आया, अगर वो 80 साल जीता है तो 25 ईयर तक उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई चलती है, तो उनको कुछ नहीं होता है। तो फिर नॉर्मल लोगों को भी कुछ नहीं होता है, नहीं होगा अगर हार्ट अटैक नहीं भी आया तो। 1% पेशेंट्स होते हैं जिनमें कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मसल्स पेन होते हैं बहुत कॉमनली जो होता है, तो उसे हम चेंज करते हैं मेडिसिन के लिए। कई बार मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं, अगेन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कि ये जो मेडिसिन है या स्टैटिन्स जिसे हम बोलते हैं, इनका साइड इफेक्ट रहता है हमारी किडनी पे, क्या ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनका कोई साइड इफेक्ट किडनी पे नहीं है। अगर किडनी डिजीज पहले से है तब हम उनमें डोज मॉडिफाई करते हैं, उनका डोज उनको चेंज करने होते हैं। अदरवाइज पहले से अगर किडनी डिजीज नहीं है तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट उनका नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि ये जो मेडिसिन हैं, स्टैटिन्स हैं, कि इनको ज़्यादा मत खाओ। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे भी काफ़ी हाई कोलेस्ट्रॉल है पिछले 10 सालों से, एंड मैं स्टैटिन्स लेता रहता हूँ। तो हर 3 महीने में मैं उसे छोड़ देता हूँ जब मेरा नॉर्मल आ जाता है, बट अगले 3 महीने में फिर ये पिकअप हो जाता है, हाई हो जाता है। तो कई बार कई डॉक्टर्स से जब मैंने कंसल्ट किया तो कुछ लोग ये बोलते हैं नहीं इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ बोलते हैं नहीं है, कुछ सबके अलग अलग एक थोड़ा सा थ्योरीज हैं। काफ़ी लोगों ने यही बोला है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सही करो, थोड़े टाइम मेडिसिन लो एंड देन उसको विड्रॉ कर लो। तो बेसिकली आपको ड्यूअल अप्रोच चाहिए। एक तो आपको लाइफस्टाइल सही करना है, आपको डाइट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, साथ में आपको लो डोज मेंटेनेंस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। जैसा कि आप खुद कह रहे हो कि जैसे ही आप छोड़ते हो 3 मंथ बाद फिर से वो इंक्रीज हाई हो जाता है। तो आप अगर अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखोगे, कोलेस्ट्रॉल वाली फूड नहीं खाओगे, टाइमली सोओगे और टाइमली एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया 30 मिनट, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा कंट्रोल रहेगा और लो डोज में मेडिसिन आपको कंटिन्यू रहेगा जिससे कि वो बढ़ेगा नहीं। ओके। तो कुछ यंगस्टर्स से मेरी बात हो रही थी कुछ दिनों पहले हमारे ऑफिस में, तो उनका बड़ा, आजकल जो यंगस्टर्स आते हैं, जेन जी वाले लोग आते हैं, उनका बड़ा डिफरेंट ओपिनियन होता है हर एक चीज़ में। तो उनका ये कहना था कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमें पार्टी करनी है, अल्कोहल भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ ऐसा मेडिसिन आती है तो वो हम ले लेंगे जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे। तो क्या ये सही अप्रोच है? सो बेसिकली ये तो मैं बोलूँगा बहुत ही गलत अप्रोच है, केयर फ्री अप्रोच है। और इसी कारण हम लोग आजकल देखते हैं हर मंथ मेरे पास 2-3 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी हार्ट अटैक होती है और एज 30 साल से कम होता है। मैं 2 महीना पहले की एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसकी एज 26 ईयर थी और वो खुद रेसलर था, वो रेसलिंग करता था, और वो हमारे पास रात में 2 बजे आया था हार्ट अटैक लेकर के। हमने जब उनकी एंजियोग्राफी किया तो उनकी एक आर्टरी पूरी ब्लॉक थी। मैंने पूछा कि ये क्यों हुआ, तो हमें पता चला कि वो जो फूड सप्लीमेंट ले रहे थे, प्रोटीन सप्लीमेंट, वो सही नहीं था। साथ में वो कुछ इंजेक्शंस यूज कर रहे थे, ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस, मसल बिल्टअप करने के लिए, ताकि वो रेसलिंग कर सके। तो ये अप्रोच जो है बहुत ही हानिकारक है
और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए और हार्ट अटैक के लिए जिम्मेवार है। तो मैं इसको टोटली अगेंस्ट हूँ इसके, और मैं अपने श्रोताओं को भी कहना चाहूँगा कि ये एटीट्यूड सही नहीं है। थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ, आपने बहुत ही ज़्यादा अपने हर एक क्वेश्चन का बड़ा सटीक आंसर दिया है, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। अभी हमारे काफ़ी सारे जो ऑडियंस है उनको भी पता चल गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। पर जाते जाते आपके कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए कि कैसे अपने हार्ट को हेल्दी रखें एंड बचे रहें हार्ट अटैक से। तो मैं कुछ आपको जाते जाते कुछ नंबर्स देना चाहूँगा। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसमें आप 100 माइनस कर लीजिए, तो आपकी वेट 60 केजी होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो उसमें 100 माइनस कर लीजिए, तो आपकी 70 आ रहा है, तो आपकी वेट 70 केजी होना चाहिए। आपके जो ब्लड प्रेशर है 130/80 से कम होने चाहिए। HbA1c 6.5 से कम होना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 100 से कम होना चाहिए। तो और इसके अलावा 30 मिनट 5 डेज एरोबिक एक्सरसाइज कम से कम आपको करना ही करना है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप याद रखिए हमेशा, ये नंबर्स ही आपको लाइफ में बचाएगा। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, बिल्कुल इनसे दूर रहें। स्ट्रेस से बचें, लाइफ स्टाइल सही रखें, टाइम से सोएं, 7 to 8 आवर बिल्कुल सोएं। और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है पहले से, अगर मदर फादर या किसी को फैमिली में अर्ली हार्ट अटैक हुआ है तो आपकी एज 35 ईयर हो चुकी है, तो उसके बाद आप 6 मंथली कम से कम अपना रूटीन टेस्ट कराते रहें। कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, किडनी, लीवर, ECG, इको या TMT कराते रहें, ताकि आपको पता चलते रहे कि मेरा हार्ट बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं, ताकि आपको कोई ऐसा बीमारी ना हो जिससे कि आपके घर वालों को आपको नुकसान हो जाए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ। ये था आज का वीडियो। अपने फैमिली को ज़रूर दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपकी एज कम से कम 10 से 20 साल ज़रूर बढ़ा देगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी और स्पेशलिटी के साथ अपने इसी शो में। थैंक यू।